वेलकम टू केमिस्ट्री ग्रेज। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे एक क्वेश्चन छोड़ा था कि अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 रिएक्शन में कंसीडर करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कि आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इससे पहले हम लोग ये बात पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होते कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव होता क्या है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड्स जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दे, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करवा दे या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब ये पीपीएल क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ऐसी लाइट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन कर रही होती है। तो समझिए इस बात को, हमारे पास कोई भी लाइट पार्टिकल है, ये लाइट पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है। और अगर इस लाइट बीम को निकोल प्रिज्म में से अगर इसे पास करवा दिया जाता है तो फिर ये लाइट जो होती है वो ओनली ऑन एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करती है। और इस यूनिप्लेनर लाइट को ही हम कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारा निकोल प्रिज्म, अगर किसी भी लाइट बीम को अगर हम निकोल प्रिज्म में से गुजारेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम पीपीएल। अब अगर इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर पास करवा दिया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से अगर पास करवाते हैं, अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगी, और या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मिक्सचर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करवा रहा है तो इसे कहते हैं लेवो रोटेटरी। तो इसे कहते हैं हम लेवो रोटेटरी। इसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी लेवो रोटेटरी को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को स्मॉल डी से और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये होती है आपकी पीपीएल। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि ये जो कंपाउंड था वो हमारा किरेल कंपाउंड होना चाहिए। वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? किरेल कंपाउंड होना चाहिए, मतलब वो एसिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब एसिमेट्रिकल या किरेल का क्या मतलब है? तो ऐसे कंपाउंड जिनको दो इक्वल पार्ट में काटा ना जा सके या किसी भी प्लेन से उनको दो इक्वल पार्ट में ना बांटा जा सके, ठीक है, तो वो होते हैं एसिमेट्रिक। तो ध्यान से समझना, मतलब जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन जिससे वो दो इक्वल पार्ट में बंट जाए, उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसके अंदर नहीं होनी चाहिए,
जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी बिल्कुल बीच में से अगर काटेंगे तो ह्यूमन बॉडी दो पार्ट में बंट जाएगी। तो ये बॉडी जो होती है ह्यूमन बॉडी वो सिमेट्रिकल होती है, लेकिन ये हैंड जो है, ये हाथ जो है, उसे किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में नहीं काटा जा सकता है। तो ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। और किरेल ये कब कहलाएगा? जब ये मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हो। इसका मिरर इमेज ये होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा, और अपने ही मिरर इमेज पर ये सुपर इम्पोजिबल ना हो, ये सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं किरेल मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड होंगे, तो ऐसे कंपाउंड जो किरेल का मॉलिक्यूल हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो किरेल मॉलिक्यूल हो और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो। एसिमेट्रिक का मतलब जिनको दो इक्वल पार्ट में नहीं बांटा जा सके और जो अपनी ही दूसरी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल ना होते हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं किरेल मॉलिक्यूल, किरेल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये पहली बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री इनके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अपनी ही डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो ये अपनी ही मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए। तो फिर बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल किरेल होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल किरेल है या नहीं है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं किरेल कार्बन, ऐसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं किरेल कार्बन। अब ये किरेल कार्बन क्या होता है? तो किरेल कार्बन वो sp3 कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं। ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं किरेल कार्बन। देखिएगा एक एग्जांपल मैं यहां पे आपके पास दे रहा हूं, ये CH3 हो, अगर इस पे ब्रोमीन लगा हुआ हो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन की, ये sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं किरेल कार्बन। अब ध्यान से समझिएगा इसी एग्जांपल के थ्रू, क्या इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं क्या? जी नहीं, कभी नहीं काट सकते। तो ऐसा कंपाउंड अगर अपने मतलब इसे नहीं काट सकते हैं तो ये एसिमेट्रिक हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो फिर ये अपने ही दूसरे कंपाउंड पे, अपने ही मिरर इमेज पर, यहां होगा ब्रोमीन, यहां पे जैसा लगेगा जैसे मिरर रखा हुआ है, तो ये ब्रोमीन, यहां पे कार्बन, ये आपका CH3, इधर क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन। अगर अब ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज कभी नहीं हो सकता, भले ही आप इसे कितनी ही एंगल से घुमा लो, लेकिन एज इट इज अगर इसे यहां से यहां उठा के रखोगे तो इधर देखो क्लोरीन है, यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन। तो ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए एसिमेट्रिक किरेल मॉलिक्यूल। दैट मींस ये मॉलिक्यूल जरूर क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। और ये भी मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है और ये वाला मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये मॉलिक्यूल अगर पीपीएल को, प्लेन पोलर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करवाएगा तो डेफिनेटली ये क्या करवाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करवाएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा तो ये जस्ट अपोजिट उसका क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री कहता है कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है और दोनों मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर, पहली बात तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और दोनों मॉलिक्यूल में
सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल डिफरेंस है, 3 डायमेंशनल डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक जैसा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक जैसा होगा और इनके आईपीसी भी एक जैसी होगी, लेकिन 3 डायमेंशनल अगर देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है और यही होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, यही होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऐसे एक पेयर को इन दोनों के पेयर को हम कहते हैं इनेंशियोमर्स, जो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हों और एक दूसरे के मिरर इमेज हों, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को कहा जाता है इनेंशियोमर्स। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स। चलिए, तो अब हम कुछ और एग्जांपल इसमें कंसीडर करते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने ब्यूटेन का। ये आपका ब्यूटेन, क्या आपका इसके लिए आपकी क्या राय है? देखिएगा कि इस मॉलिक्यूल को क्या हम 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं? जी हाँ, इसे इस प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है। तो पहली बात तो यहां से यही खत्म होगी कि इसमें क्लियर कार्बन ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये, इसमें POS है, मतलब ये सिमेट्रिकल है, तो ये फिर ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में, अगर इसी ब्यूटेन में एक सेकंड कार्बन पर एक क्लोरीन लगा देता हूं हाइड्रोजन को हटाकर, तो अब देखिए क्या इसमें से ऐसा कोई प्लेन है जो इसे 2 इक्वल पार्ट में काट सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लेन नहीं हो सकता जो इसे 2 इक्वल पार्ट में अब काट दे। मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिकल की बात हो गई। इसमें किरेल कार्बन भी है, ये कार्बन किरेल कार्बन है क्योंकि यहां पर इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये इस पे C2H5 जुड़ा हुआ है, ये CH3 है और ये क्लोरीन है। तो ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब मैं इसे 3 डायमेंशनल बना रहा हूं, मैं इसे वेज डैश फॉर्म बना रहा हूं। ये देखिएगा, ये आपका CH3 मैंने यहां लगाया, ये मैंने C2H5 यहां पे लगाया पूरा का पूरा, और मैं वेज पे बना रहा हूं। इसे वेज फॉर्म बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसे वेज फॉर्म बनते हैं। वेज पे लगा रहा हूं क्लोरीन और इसे डैश फॉर्म बोलते हैं, ये आपकी डैश फॉर्म होती है और इस पे है अपना हाइड्रोजन। वेज फॉर्म का मतलब होता है फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, और इस डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से पीछे की साइड होता है और ये ऑब्जर्वर के आगे की साइड होता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वर की बात हो गई। तो ये हमारा किरेल कार्बन, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब अगर इसे देखा जाए, इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, इसकी मिरर इमेज बनाई जाए, जो मैं यहां बना रहा हूं, यहां पे होगा CH3, इसके अपोजिट यहां पे होगा हाइड्रोजन जो वेज पे है, सॉरी डैश पे है, और इस पे यहां पे होगा वेज पर हमारा क्लोरीन, तो ये हमारा क्लोरीन और यहां पर है C2H5। ये इसकी मिरर इमेज है, ये मिरर और ये इसकी मिरर इमेज। अब हम इस मिरर इमेज को इसके ऊपर रखने की अगर कोशिश भी करेंगे, अगर इसे रोटेशन भी करवा देंगे इसी प्लेन में, इसके अपोजिट प्लेन चेंज करके रोटेशन नहीं करवाना आपको। जैसे मैं इस हाथ की अगर बात करना चाहूं, इस हाथ को इस हाथ पे सुपर इम्पोज करवाने की बात करूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसे प्लेन चेंज करके भी अगर इस पे सुपर इम्पोज करूंगा तो भी नहीं होगा। लेकिन मुझे प्लेन चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ रोटेशन करवाना है और इसी प्लेन में करवाना है। और कैसे भी अगर ये इस पे सुपर इम्पोज हो जाता तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ठीक है, तो यहां पे विदाउट प्लेन चेंज किए आप इसे रोटेट करवा के, भले कितने भी एंगल पे, 90 पे, 180 पे, 360 पे, कितने भी एंगल पे इसे रोटेट करवा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। दैट मींस ये और ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं। ये और ये क्या है? दोनों इनेंशियोमर्स। और ये क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव। ये क्या है आपके? ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये बात मैंने आपसे करी कि जब एक किरेल कार्बन इनके अंदर है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक किरेल कार्बन था, यहां भी एक किरेल कार्बन था, है ना। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि जिसमें एक से ज्यादा किरेल कार्बन हो, तब हम उनके आंसर्स कैसे बताएंगे, तो उसकी और बात कर लेते हैं। जब मोर देन 1 किरेल कार्बन हो, मोर देन 1 किरेल कार्बन, मोर देन 1 किरेल कार्बन अगर प्रेजेंट हो, तो हम कैसे कहेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो फिर हमें चेक करनी है POS, चेक
पीओएस, पीओएस को चेक करो, अगर पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर उसमें पीओएस एब्सेंट है, पीओएस एब्सेंट है तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड फॉर्मूला आप जानते होंगे, OH, यहां पे होता है COOH। इस टार्ट्रिक एसिड में 2 किरेल कार्बन है, एक ये किरेल कार्बन है और एक ये किरेल कार्बन है, इसमें 2 किरेल कार्बन है। तो इस टार्ट्रिक एसिड के 4 टाइप के प्रोजेक्शन हो सकते हैं, इस टार्ट्रिक एसिड के 4 टाइप के फीचर प्रोजेक्शन बन सकते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके पास इस टार्ट्रिक एसिड के फीचर प्रोजेक्शंस हैं। हम यहां चेक करेंगे कि ये जो बीच में किरेल कार्बन है, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, ये 2 किरेल कार्बन होते हुए हम कैसे चेक करेंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें से ऐसी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिएगा ध्यान से, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। इसकी और बात कर लेते हैं, क्या ये इसका मिरर इमेज है? यस, ये इसका बिल्कुल मिरर इमेज दिख रहा है। और ये अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये भी क्या इसका ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, क्योंकि यहां भी तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हुआ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां है तो ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो इस टाइप से हमने बात कर ली कि अगर एक किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो एसिमेट्रिकल होगा और डेफिनेटली वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन मोर देन 1 कार्बन अगर प्रेजेंट हो, मोर देन 1 किरेल कार्बन अगर प्रेजेंट हो तो फिर हमें पीओएस चेक करनी पड़ेगी। तो हमें पीओएस चेक करेंगे, अगर पीओएस हमें प्रेजेंट मिली तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और पीओएस अगर एब्सेंट है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे हमने बात कर ली कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होता है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चलिए हम अब एग्जांपल बात करते हैं SN1 रिएक्शन की और हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो हम बात करते हैं जब हमने ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड लिया हुआ है SN1 रिएक्शन के थ्रू। तो ध्यान से समझिएगा बात को कि ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड है, क्योंकि इसमें 1 किरेल कार्बन आपके पास है। कितने किरेल कार्बन है? 1 किरेल कार्बन यहां पर है, तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये हमने ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड यहां पे लिया हुआ है। तो जब इस पे OH की रिएक्शन होगी, जब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो आप लोगों को मैकेनिज्म तो थोड़ी बहुत याद ही होगी अभी तक। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन। तो पहले स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। तो चलिए बात करते हैं कार्बोकैटायन। तो ये आपका CH3, ये डैश फॉर्म पे हाइड्रोजन और वेज फॉर्म पे रहा आपका ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे है C2H5। तो जब इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है तो ये कार्बन आपका, ये कार्बन किरेल कार्बन था और ये कार्बन sp3 कार्बन था। sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल होता है, ये कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल। अब जब ये H इस ब्रोमीन को यहां से निकाल देगा Br- को, तो यहां पर बन जाएगा CH3 और हाइड्रोजन और C2H5। अब ये मॉलिक्यूल, ये कार्बोकैटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब वो ट्राइगोनल हो गया, और जब कोई ट्राइगोनल होता है तो वो प्लेनर होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को, वो प्लेनर है। ये अब एक ही प्लेन के अंदर है, ध्यान से समझिएगा। अब सेकेंड स्टेप के अंदर इस पर OH का अटैक होना है, सेकेंड स्टेप पे इस पे OH का अटैक होता है। तो 50% स्टूडेंट कहेंगे सर इस प्लेन से, यहां से OH आ रहा है तो इस प्लेन में तो ये है ही, और ये हो सकता है इसके आगे से आके इस पे अटैक करे, हो सकता है इसके पीछे से जाके इस पे अटैक करे, है ना, तो कहीं से भी जाके अटैक कर सकता है ये। तो 50% स्टूडेंट बोलेंगे सर ये आगे जाके अटैक कर रहा है, 50% स्टूडेंट बोलेंगे कि ये पीछे से जाके अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों टाइप के पॉसिबिलिटीज है,
है यहाँ पे, तो ये हो सकता है इसके पीछे जाके अटैक करे, तो अगर पीछे इस पे गया तब तो OH यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके फ्रंट में आ जाएगा। CH3 एज इट इज यहीं पर है, C2H5 एज इट इज यहाँ पर है। और ऐसा ही अगर ये बैक में गया, पीछे गया, ठीक है, ये तो पीछे गया, अगर ये आगे फ्रंट में आया तो इस तरफ से अपने पास यहाँ पर OH लग जाएगा और हाइड्रोजन को पीछे जाना पड़ेगा, और ये C2H5 सॉरी ये CH3 और ये C2H5। अगर आप इन दोनों को 3 डायमेंशनल ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। इसे 3 डायमेंशन देखने से पता चलेगा। तो अगर ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है और ये भी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर ये प्लस वाला है मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? लेवोरोटेटरी होगा। ये अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, क्लॉकवाइज पीपीएल को घुमाता है तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो इसका भी 50% मिलेगा अपने को इस मिक्सचर, और ये भी 50% मिलेगा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। तो ये हमारा हुआ रेसमिक मिक्सचर। यहां से ये जो पूरा मिल रहा है इस पूरे को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड कंसीडर करते हैं SN1 रिएक्शन में, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो रेसमिक मिक्सचर होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं रेसमिक मिक्सचर की। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं क्योंकि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये इसका मिरर इमेज है तो ये इनेंशियोमर्स हुए। और अगर ये इक्वल अमाउंट में है तो इस पूरे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट हुआ हमारा रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 मैकेनिज्म में अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनता है। अब दोबारा से एक बार और कह रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये तो एक ही कंपाउंड है अपने पास। अगर ये प्लस हुआ तब भी हमें ये प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी हुआ तब भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी दोनों मिलेंगे। और अगर ये माइनस हुआ तब भी हमें प्लस और नेगेटिव दोनों मिलेंगे। मतलब अगर ये लेवोरोटेटरी हुआ एल्किल हैलाइड तब भी हमें प्रोडक्ट डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी दोनों ही मिलेंगे। तो अब यहीं से एक बात और समझ लेते हैं, एक होता है रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन, जो एनसीईआरटी में 2 डेफिनेशन दे रखी है। रिटेंशन का मीनिंग होता है उसका रोटेशन चेंज ना हो। जैसे अगर ये प्लस में है तो इसका ये भी प्लस में होना चाहिए, तो इसे रिटेंशन कहते हैं। बॉन्ड ब्रेक विदाउट एनी चेंज, बॉन्ड ब्रेक विदाउट एनी चेंज तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। और इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये इन्वर्जन होता है। तो इस वाले में हमारे पास वो दोनों ही कंडीशन हो रही है। अगर ये प्लस वाला था तो प्लस तो मिलेगा, तो रिटेंशन हो गया, बॉन्ड ब्रेक विदाउट चेंज। और इन्वर्जन मतलब अगर ये प्लस वाला था तो नेगेटिव भी इसके साथ मिलेगा 50%, तो ये इन्वर्जन हो गया। और अगर ये नेगेटिव वाला था तो नेगेटिव तो मिलेगा, मतलब रिटेंशन तो मिलेगा और इन्वर्जन भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। और रेसमिक मिक्सचर तीसरी एडिंग है रेसमिक मिक्सचर, मतलब हमें पूरा का पूरा मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो तीनों भी एक ही साथ कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमने लास्ट में छोड़ दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि SN1 में हम क्यों प्रोटिक मीडियम यूज करते हैं। क्यों प्रोटिक मीडियम हम यूज करते हैं, तो उसमें ध्यान से समझिएगा कि जब हम इसमें एक प्रोटिक मीडियम को यूज करते हैं ना इस में, तो प्रोटिक मीडियम का मतलब होता है जो हमें H+ मतलब जो प्रोटॉन हमें प्रोवाइड करवाए। तो वो प्रोटॉन क्या करता है कि यहां से ये जो ब्रोमीन निकला है इसके चारों तरफ एडजस्ट हो जाता है ताकि ये ब्रोमीन वापस इस कार्बोकेटाइन के साथ ना अटैच हो पाए। तो यहां हमें प्रोटिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इन SN1 रिएक्शन। तो अगर हमें प्रोटिक मीडियम दिया हुआ है तो हमें SN1 रिएक्शन को फेवर करना है, और अगर नॉन प्रोटिक मीडियम है तो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन में अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव एल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो उससे कैसा प्रोडक्ट बनेगा उसके बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम एक इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं मैं। तो ये हमारा कीरिल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जब इस पे हमने
OH माइनस का अटैक करवाना है, वो भी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में Cl जुड़ा हुआ है, जिस डायरेक्शन में हैलाइड जुड़ा हुआ है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आके OH अटैक करेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH यहां पे लग जाएगा और H यहां पे होगा, CH3 C2H5। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन में है तो OH इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो एक बन जाएगा अपने पास। तो यहां पे बस एक ही प्रोडक्ट बन सकता है जो इसके बैक साइड से आके अटैक करेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारा पॉजिटिव होता, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक्टिव एल्किल हैलाइड होता, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, मतलब लेवोरोटेटरी प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये नेगेटिव होता तो फिर ये पॉजिटिव बनता, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जस्ट अपोजिट हो रहा है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है हमें, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं वोल्डेन इन्वर्जन, वोल्डेन इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, मतलब SN2 में अगर हम एक्टिव एल्किल हैलाइड कंसीडर करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो वोल्डेन इन्वर्जन होगा, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा, तो इसी को तो इन्वर्जन बोलते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें रेटेंशन भी मिला था, इन्वर्जन भी मिला था और रेसमिक मिक्सचर, तीनों के बारे में बात हुई थी। लेकिन SN2 रिएक्शन में ओनली ऑन क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट था उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर हो गया।